Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और उसका पीरियोडिक ट्रेंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, यानी जहां अच्छी मेटल्स होंगी इसका मतलब है वहां पर अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में एक छोटी सी और मोटी सी बात वो ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां पॉसिबल है या उन एलिमेंट्स के एटम्स के जरिए पॉसिबल है जिनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हो और दूसरा इजीली एंड फ्रीली मूव कर सकते हो। जितना ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो या उनकी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बनाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझें कि हमारे पास कुछ अच्छे मेटल्स हैं जो कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पर है। अब क्या होगा, अगर लेफ्ट साइड पर अच्छे मेटल्स हैं इसका मतलब है उनकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर मैं आपको एक छोटी सी बात यहां समझाऊं, पहले हम एक स्केच बना लेते हैं अपने पीरियोडिक टेबल का। तो ये रहा हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल का स्केच। इसमें अगर हम बात करते हैं ग्रुप A1 और ग्रुप A2 की, तो यहां पर अच्छी मेटल्स हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर याद करवा देता हूं कि मेटालिक ट्रेंड कैसे घटता और बढ़ता है पीरियोडिक टेबल में। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में जहां हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था तो हमने सीखा था कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट चलते हुए डिक्रीज करता है, यानी ग्रुप A1 और A2 में ज्यादा होगा, और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इंक्रीज करता है। मतलब ऊपर की जानिब ऐसी मेटल्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि वो इतना फ्रीली मूव नहीं होता जितना कि बॉटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो किसी एटम के वैलेंस शेल का हिस्सा हो वो मूव करते हैं। यानी आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दे रहे थे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस चूंकि मेटालिक प्रॉपर्टी है और मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम और डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट राइट। लेकिन यहां पर यह कहना भी गलत ना होगा कि ऐसा नहीं है कि जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज घटती और बढ़ती हैं वैसे कंडक्टेंस भी घटती बढ़ती है। असल में कंडक्टेंस का जो पीरियोडिक ट्रेंड है वो इतना अच्छा नहीं है, वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल यूनिफॉर्मली ना बढ़ता है और ना घटता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं ग्रुप A1 और A2 में अगर देखा जाए तो जैसे यहां पर एरो लगा है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज है, लेकिन ये बात दुरुस्त होने के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि वेरिएशन बहुत अच्छे भी नहीं है। तो कुछ एलिमेंट्स जो हम सोच रहे होते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होंगे वो इतने नहीं होते, और कुछ एलिमेंट हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें बड़े स्पेशल ग्रुप की जिसका नाम है ग्रुप B1, जिसमें शामिल है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिसको आप यूरियम भी बोल सकते हैं। ये बड़ी स्पेशल मेटल्स हैं। वो किस तरह से? ये स्पेशल मेटल्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हैं और इनको हम कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। यानी अगर हम ट्रांजिशन सीरीज में देखें तो ट्रांजिशन सीरीज में आपको लगेगा ऐसे इस एरो के मुताबिक कि मेटालिक कैरेक्टर अगर कम हो रहा है मिसाल के तौर पर तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कम हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाली मेटल्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर A6 और A7 की, तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और इससे पहले ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलेरियम, पोलोनियम वगैरह, ये लास्ट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं इसलिए इनको नहीं लिखा गया यहाँ पर। तो ये एलिमेंट्स इतने कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव हैं कि हम इनको नॉन कंडक्टर्स बोल सकते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल का बिल्कुल लास्ट है। तो अगर हम इस एरो के मुताबिक देखें कि मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है तो यकीनन एंड के अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है। यानी वाकई में इस एरो के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो पीरियड में लास्ट यानी राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नॉन कंडक्टर कहलाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम इस एरो का ख्याल करें तो ये गलत होगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अचानक से घटती और अचानक से बढ़ती है, यानी देयर इज नो जनरल ट्रेंड इन द ट्रांजिशन सीरीज। अब बात करते हैं एक स्पेशल ग्रुप की जिसका नाम है ग्रुप A4। यानी ग्रुप A4 में ऐसा क्या है? ग्रुप A4 में आपको मिलेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड वगैरह।
अगर आपको याद होगा तो मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हुए ये जो मैं आपको काफी रेफरेंस दे रहा हूं पीरियोडिक टेबल के, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर के, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की शक्ल में इस चैप्टर में मिल जाएंगे। वहां पर आप इन इंडिविजुअल टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस टॉपिक के एतबार से जो अहम बातें हैं वो मैं आपको जरूर समझा रहा हूं। इसमें देखा जाए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है, ये बहुत ही अच्छे ना तो मेटल्स हैं और ना ही नॉन मेटल्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये मेटालॉइड्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा कि सिलिकॉन को स्पेशली हम क्या करते हैं, सिलिकॉन चिप्स का नाम सुना होगा, इसको हम सेमीकंडक्टर्स के नाम से पढ़ते हैं, मतलब बहुत अच्छी कंडक्टेंस नहीं है, कम कंडक्टेंस है। तो अगर हम इस एरो के मुताबिक देखें तो क्या है, टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो आपको ये बात बताते चलते हैं कि कार्बन एक नॉन मेटल है और सिलिकॉन जर्मेनियम मेटालॉइड्स हैं, जबकि लास्ट में जो आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये फेयरली गुड कंडक्टर हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को आप बाकायदा तौर पर मैच कर सकते हैं जो ग्रुप A1 और A2 के लास्ट ग्रुप मेंबर्स हैं। इस ग्रुप में जैसे कि पता है आपको शामिल है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो जो आपको लास्ट में एलिमेंट नजर आ रहे हैं यकीनन अच्छे मेटल्स हैं बॉटम के अंदर और इनकी कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी है। तो इसी जैसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उस ग्रुप में जिसमें आपको नॉन मेटल भी मिल रही है, मेटालॉइड्स भी मिल रहे हैं और मेटल्स भी मिल रही हैं। कार्बन नॉन मेटल का मतलब है अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर इसकी बड़ी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी भी है, वो ये कि ये नॉन मेटल है लेकिन इसकी एक फॉर्म है दैट इज ग्रेफाइट, जिसको आप एलोट्रोपिक फॉर्म बोल सकते हो, और कार्बन की एक और भी एलोट्रोपिक फॉर्म है दैट इज डायमंड। ग्रेफाइट की हालत में जो कार्बन है ये लिटिल बिट कंडक्टर है। कैसे कंडक्टर है ये मैं आपको समझाता हूं, लेकिन अगर हम डायमंड में देखें तो डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर, यानी दोनों प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट एलोट्रॉप्स में। तो हम जिक्र करते हैं थोड़ा थोड़ा सा इनके कंपैरिजन के लिए। ग्रेफाइट की अगर शक्ल देखें तो आपको कुछ यूं नजर आएगी, आप इसे बना भी सकते हैं। यहां पर आप दिखा सकते हैं कार्बन एटम्स। अगर हम कार्बन की यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो आप बोलेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। जरा इस शक्ल को, ये एक तरह की लेयर है, इस लेयर को बढ़ाते हैं, मतलब लेयर्स में इजाफा करते हैं। तो आपको कैसे नजर आएगा, आपने ये लाइन ऐसे करके बढ़ानी है और इसको भी, और इनको बराबर बराबर रखना है। और जैसे ऊपर पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस नीचे भी इसी तरह ही आपने खींचनी है और यही काम आप करते जाएं दोबारा। इतना भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह से ये बैक साइड पर कार्बन आइटम्स हैं तो इस लेयर के भी बैक साइड पर कार्बन आइटम दिखा सकते हैं। ये भी दिखा लेते हैं, देखें कैसे लगेंगे। तो जैसे ऊपर एक लेयर बनाई गई है उसी तरह से एक नीचे लेयर बनाई गई है और आप तीसरी लेयर भी बना सकते हैं। यानी ग्रेफाइट की हालत में जो कार्बन होता है वो लेयर्स की शक्ल में होता है। अब आप ये देखें जो दरमियान में दो लेयर्स के जगह है ये असल में काफी स्ट्रांगली कांटेक्ट नहीं रखता। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर ऐसा होता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जैसे आपको ये कार्बन यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड के साथ नजर आ रहा है, ये जो तीनों बॉन्ड बनाए गए हैं सिग्मा बॉन्ड है। जिसका चौथा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और ऊपर और निचले लेयर्स के कार्बन आइटम्स के बिटवीन बनता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकता है। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप एक ग्रेफाइट का हिस्सा लें तो एक सिम्त में, यानी उस सिम्त में जिसको कहते हैं पैरेलल टू द लेयर्स,
इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को ऐसे गुजारना चाहें तो आप नहीं गुजार पाएंगे, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो आपने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव और द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड पैरेलल टू द लेयर्स। तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन ग्रेफाइट इज नॉन कंडक्टर परपेंडिकुलर टू द लेयर्स। तो ये आपके पास एक अहम बात आई कि ग्रेफाइट कंडक्टर जरूर है लेकिन बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब हम जिक्र कर लेते हैं दूसरी फॉर्म के बारे में, दैट इज डायमंड, और वो नॉन कंडक्टर है। अगर इसकी भी शक्ल बनाते हैं, 3 डायमेंशनल फॉर्म है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और sp3 hybridization है, and no electron is free to move, that's why diamond is non-conductor। इसको क्विकली देखते हैं। आप एक कार्बन का एटम बनाएं और उसके नीचे एक और एटम बनाएं, 1 2, मतलब दरमियानी कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच्ड हैं। इस तरह दरमियाने वाले कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो sp3 है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिख रही है। आप इसी ज्योमेट्री को बार बार रिपीट करते जाएं तो आपके पास डायमंड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं। अब दोबारा से अगर और चाहते हैं तो मजीद इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये रहा जी डायमंड का स्ट्रक्चर। अगर ये डायमंड का स्ट्रक्चर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे बनता है, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर बिल्कुल आसानी के साथ डायमंड की जितनी फॉर्म है वो बिल्कुल तफसील से बताई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल ये एक डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब इस डायमंड के स्ट्रक्चर में जो ब्लू आपको कार्बन आइटम नजर आ रहे हैं, ये आपको वाज़ेह तौर पर जैसे मैंने शुरू में दिखाया sp3 हाइब्रिडाइज लगते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक कार्बन के वैलेंस शेल में मौजूद चारों इलेक्ट्रॉन फुली तौर पर बॉन्डेड हैं और सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अ जायंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड एटम्स आर टाइटली बॉन्डेड इन इट्स लैटिस। तो बहरहाल ये काफी यहाँ पर कंपैरिजन भी हो गया। इस कंपैरिजन की बिना पर आप फैसला कर सकते हैं कि कार्बन किस तरह से अपने एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर कभी आपको कंडक्टर नजर आएगा और कहीं पर नॉन कंडक्टर नजर आएगा। तो ये थी बड़ी अहम बात। अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी फायदा हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।